अंडर द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे, यह शॉर्ट स्टोरी आर के नारायणन द्वारा लिखी गई है, जो कि 1985 में पब्लिश हुई, जो कि दक्षिण भारत के मालगुड़ी नामक काल्पनिक शहर व उसके आसपास की घटनाओं पर आधारित यह शॉर्ट स्टोरी है, जो कि विभिन्न उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अंग्रेजी में एक पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के BA BSc BCom BBA BCA चतुर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत यह पाठ्यक्रम बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के रूप में है, जहां पर पॉइंट नंबर 8 पर अंडर द बनियान ट्री है। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न पत्र प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है। तो इस पाठ को बिना पढ़े हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे पाठ को हम बहुत तेज़ी के साथ पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न हम जो कराएं वह परीक्षा में ना आए, लेकिन आप अगर इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप चाहे जहाँ से उसमें प्रश्न बनेगा आप आसानी के साथ कर लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 ऑप्शन रहेंगे और पूरा प्रश्न पत्र अंग्रेजी में ही रहेगा। तो इसका हम ट्रांसलेशन हिंदी में आपको बताते चल रहे हैं, पूरा कहानी समझिएगा। अंडर द बनियान ट्री, जो कि आर के नारायणन द्वारा लिखी गई है 1985 में। इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि 1985 में यह पब्लिश हुई थी, जो कि काल्पनिक शहर है दक्षिण भारत में मालगुड़ी नाम का, ठीक है, उसकी घटनाओं पर यह आधारित है। और यह जो कहानी है मुख्य रूप से यह सोमल गांव है, यहाँ पर लिखा हुआ है द विलेज सोमल, ठीक है। तो इसको तेजी के साथ हम पढ़ते हैं। मेम्पी के जंगली इलाकों में बसा सोमल गांव, जिसकी आबादी 300 से कम थी, ठीक है। आबादी इसकी कितनी थी सोमल गांव की? 300 से कम, जो कि मेम्पी के जंगलों में बसा है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडर द बनियान ट्री में सोमल गांव किस जंगली इलाकों में बसा था? तो आपको अगर यहाँ पर मेम्पी आपने पढ़ा है तो आप आसानी के साथ उसमें टिक कर सकते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि सोमल गांव में जनसंख्या कितनी थी? तो 300 से कम, ठीक है। चलिए बहुत तेज़ी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि MCQ में जब करेंगे तो आपको प्रश्न खुद ब खुद आसानी के साथ कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है कि यह हर तरह से एक ऐसा गांव था जिसे देखकर ग्रामीण सुधारक का दिल बैठ जाए। गांव के बीचों बीच इसका तालाब का पानी का एक छोटा सा विस्तार था, जो पीने, नहाने और मवेशियों को धोने के काम आता था, और इससे मलेरिया, टाइफाइड और न जाने क्या क्या बीमारियां फैलती थीं। झोपड़ियाँ, कॉटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, झोपड़ियाँ बेतरतीब ढंग से फैली हुई थी और गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होकर एक दूसरे का गला घोंटती प्रतीत हो रही थी। आबादी मुख्य रूप से कूड़ा घर के रूप में इस्तेमाल करती थी जो सड़क थी,
ठीक है। आबादी जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर लिखा है हाईवे, तो मुख्य मार्ग था, उसको कूड़ा घर के रूप में इस्तेमाल करती थी और हर घर के पीछे में नाली का पानी हर एक कीचड़ के रूप में जमा रहता था। ऐसा था यह गांव। यह संभव है कि गांव के लोग संवेदनहीन थे, लेकिन यह उससे कहीं अधिक संभव है कि कभी अपने परिवेश पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे एक प्रकार के निरंतर सम्मोहन में रहते थे। वह था जादूगर, कहानीकार नंबी। ठीक है। अब यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नंबी कौन था, तो कहानीकार था। ठीक है, ये कहानीकार था। ही वॉज अ मैन ऑफ अबाउट 60 और 70। वह 60-70 वर्ष का व्यक्ति था या 80 का था। ठीक है, यहाँ पर और लिखा है कि अथवा 80 का था, लेकिन यानी कि निश्चित नहीं थी कि उसकी आयु कितनी थी, 60, 70, 80 या 180। यहाँ पर लिखा है 180। आगे है, सोमल जैसी कटी हुई जगह पर जहाँ निकटतम बस स्टॉप 10 मील दूर था। ठीक है, 10 मील दूर था सोमल। समय के परिचित पैमानों में गणना मुश्किल से ही हो सकती थी। यदि कोई नंबी से उसकी उम्र पूछता तो वह किसी प्राचीन अकाल या आक्रमण या पुल के निर्माण का उल्लेख करता और संकेत देता कि उस समय उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी थी। वह अनपढ़ था इस अर्थ में कि लिखित शब्द उसके लिए एक रहस्य था। आगे है, लेकिन वह अपने दिमाग में महीने में एक की दर से कहानी बना सकता था। प्रत्येक कहानी को सुनाने में लगभग 10 दिन लगते थे। उसका घर वह छोटा सा मंदिर था जो गांव के बिल्कुल अंत में था। ठीक है, गांव के बिल्कुल अंत में था। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे है, प्रत्येक कहानी को सुनाने में लगभग 10 दिन लगते थे, इसको हमने बता दिया। कोई नहीं कह सकता था कि वह खुद को मंदिर का मालिक कैसे मानने लगा था। मंदिर एक बहुत ही छोटा ढांचा था जिसकी दीवारें लाल धारियों वाली थी और गर्भगृह में देवी शक्ति की पत्थर की मूर्ति थी। पत्थर की मूर्ति थी। मंदिर का अगला हिस्सा नंबी का घर था। उसके लिए कोई भी जगह उसका घर हो सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। उसके पास जो कुछ भी था वह एक झाड़ू थी जिससे वह मंदिर की सफाई करता था। और उसके पास एक जोड़ी धोती और ऊपर ओढ़ने का कपड़ा था। वह दिन का अधिकांश समय बरगद की छाया में बिताता था। यही बनियान ट्री है। ठीक है, बरगद की छाया में बिताता था जिसकी शाखाएं मंदिर के सामने फैली हुई थी। जब उसे भूख लगती तो वह अपने पसंद के किसी भी घर में चला जाता और परिवार के साथ रात के खाने में शामिल हो जाता। जब उसे नए कपड़ों की आवश्यकता होती तो वह ग्रामीणों द्वारा उसके पास लाए जाते थे और उसे शायद ही कभी साथ की तलाश में बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि बरगद की छाया गांव के लोगों के लिए एक क्लब हाउस, यानी कि जिसको हम मिलने की जगह कह सकते हैं, ठीक है, क्लब हाउस की तरह था ग्रामीणों के लिए। पूरे दिन लोग नंबी के साथ पाने के लिए आते और पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। यदि वह मूड में होता था तो वह उनकी बातें सुनता और अपनी टिप्पणियों और किस्सों से उनका मनोरंजन करता था। और जब वह मूड में नहीं होता था तो वह
आगंतुकों को रूखेपन से देखता और पूछता, तुम मुझे क्या समझते हो? अगर अगली पूर्णिमा पर तुम्हें कोई कहानी न मिले तो मुझे दोष मत देना। ठीक है, मुझे दोष न मत देना अगर अगली पूर्णिमा पर तुम्हें कोई कहानी न मिले। जब तक मैं ध्यान न लगाऊं देवी मुझे कहानी कैसे दे सकती हैं? कौन कहता था? नंबी कहता था कि जब तक मैं ध्यान न लगाऊं देवी मुझे कहानी कैसे दे सकती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि कहानियाँ हवा में तैरती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि कहानियाँ हवा में तैरती हैं? और वह जंगल के किनारे चला जाता और वहाँ बैठकर पेड़ों को निहारता रहता। ठीक है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार की शाम को गांव पूजा के लिए मंदिर आता था और नंबी बीसियों मिट्टी के दिए जलाता था। ठीक है, मिट्टी के दिए जलाता था बहुत, और उन्हें गर्भगृह की दहलीज के चारों ओर सजाता था। ठीक है, मंदिर के यानी कि चारों ओर सजाता था उसको। वह मूर्ति को उन फूलों से सजाता था जो मंदिर के पिछवाड़े में बेतहाशा उगे थे, यानी कि मंदिर के पीछे जो उगे थे उन्हीं फूलों से सजाता था मूर्ति को। वह पुजारी के रूप में कार्य करता था और ग्रामीणों द्वारा लाए गए फल और फूल देवी को अर्पित करता था। ठीक है, देवी को वह, यहाँ पर लिखा है गॉडेस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, कम से कम 2 घंटे की ये पूरी कहानी हो जाएगी। बहुत तेज़ी के साथ हिंदी अनुवाद करते हुए चल रहे हैं ताकि आप आसानी से इस कहानी को समझ सकें आप हिंदी में। उसके बाद जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उसको आप कर सकें। जिस रात उसे कहानी सुनानी होती वह एक छोटा दिया जलाता और उसे बरगद के पेड़ के तने के एक कोने में रख देता। ठीक है, शाम को घर लौटते समय ग्रामीण इसे देखते और अपनी पत्नियों से कहते कि नाउ अब जल्दी करो, रात का खाना जल्दी लगाओ, कहानीकार हमें बुला रहा है। कहानीकार कौन था? स्टोरी टेलर नंबी था। ठीक है, जैसे ही चांद पहाड़ी के पीछे से ऊपर आता पुरुष, महिलाएं और बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते। ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते। कब जमा हो जाते? जैसे ही चांद पहाड़ी के पीछे से ऊपर आता, जो पहाड़ी उस गांव में थी उससे जैसे ही ऊपर आता वैसे ही सभी एकत्र हो जाते। कहानीकार अभी प्रकट नहीं होता। कहानीकार अभी नहीं प्रकट होता। कहानीकार मतलब नंबी। वह गर्भगृह में देवी के सामने अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान में बैठा होता था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है गर्भगृह। ठीक है, बैठा होता था। वह जितनी देर चाहता उतनी देर बैठा रहता और जब बाहर आता तो उसका माथा राख और सिंदूर, उसका जो माथा था वह राख और सिंदूर, यहाँ पर लिखा है ऐश एंड वर्मिलन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, राख और सिंदूर। ठीक है, से चमकता रहता। वह मंदिर के सामने एक पत्थर के चबूतरे पर अपना स्थान ग्रहण करता। वह एक प्रश्न के साथ कहानी शुरू करता। प्रश्न उसका क्या रहता था? एक स्पष्ट दूर की दिशा की ओर अपनी उंगली उठाते हुए वह पूछता, 1000 साल पहले उस दिशा में एक पत्थर फेंकने की दूरी पर क्या आप जानते हैं वहाँ क्या था? यानी कि एक पत्थर फेंकता है उस दिशा में और पूछता है कि आप जानते हैं वहाँ क्या था? वह वैसा खरपतवार से ढका कचरा नहीं था जैसा अब है, जहाँ गधे लौटते हैं, और वैसा राख का ढेर नहीं था
जैसा अब है। वह राजा की राजधानी, ठीक है, वह राजा की राजधानी थी। वह राजा दशरथ, राजा विक्रमादित्य, राजा अशोक या बूढ़े व्यक्ति के दिमाग में आने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता था। यानी कि जब कहानी वह सुनाता था तो कहानी में वह कोई भी व्यक्ति का नाम ले लेता था, जैसे राजा दशरथ, राजा विक्रमादित्य, राजा अशोक। तो ये जब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस कहानी में जो स्टोरी टेलर यानी कि नंबी था वह कौन कौन से राजाओं का नाम लेता था, तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि राजा दशरथ, राजा विक्रमादित्य या अशोक, 3 राजाओं का नाम इसमें दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी के साथ कर लेंगे। राजधानी को कपिला, क्रीडापुर या कुछ भी कहा जाता था, यानी कि वह राजधानी का नाम जो बताता था वह कपिला, क्रीडापुर या कुछ और भी बता देता था। इस तरह शुरुआत करते हुए वह बूढ़ा आदमी बिना रुके 3 घंटे तक बोलता रहता था। बिना रुके हुए वह 3 घंटे तक बोलता रहता था, जब तक ईंट दर ईंट राजा का महल खड़ा हो जाता था। बूढ़ा आदमी उस चकाचौंध भरे दरबार का वर्णन करता है जहाँ 100 राजा सामंत, राजा, मंत्री, प्रजा बैठते थे। महल के दूसरे हिस्से में दुनिया के सभी संगीतकार जमा होते थे और गाते थे, और उनमें से अधिकांश गाने नम्बी द्वारा अपने दर्शकों को दोबारा सुनाए जाते थे। ठीक है, यह एक महाकाव्य के स्तर का कहानी निर्माण था। पहले दिन कहानी की पृष्ठभूमि वह बताता था और नब्बे के दर्शकों को पता भी नहीं होता था कि कहानी में आगे अब क्या होने वाला है। जो भी यानी कि आते थे ग्रामीण दर्शक देखते सुनने, उनको ये भी नहीं पता होता था कि अब आगे कहानी में क्या होने वाला है। जैसे ही चांद नम्बी के जंगल के पेड़ों के पीछे छिपता, नम्बी कहता, ठीक है, नम्बी कहता, अब दोस्तों माँ कहती हैं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। माँ कहती हैं यानी कि जो मंदिर की देवी हैं वह कहती हैं कि बस बस आज के लिए इतना ही। आले में जो रोशनी है वह अचानक उठता, अंदर जाता, लेट जाता और भीड़ का शोर बंद होने से बहुत पहले ही वह सो जाता था। ठीक है, आले में रोशनी 2 या 3 दिन बाद फिर देखी जाती और महीने के उजले पक्ष के दौरान बार बार देखी जाती। राजा और नायक, खलनायक और परियों जैसी महिलाएं मानव रूप में देवता, संत और हत्यारे उस दुनिया में एक दूसरे से टकराते जो बरगद के पेड़ के नीचे बनाई गई थी। यानी कि ये पूरी कहानी वह भी ऐसे ही बनाता था। नम्बी की आवाज़ एक उत्कृष्ट लय में चढ़ती और उतरती थी और चांदनी और वह समय जादू को पूरा कर देते थे। ग्रामीण नम्बी के साथ हंसते और उसके साथ रोते, वे नायकों को पूजा करते, खलनायकों को कोसते। जब साजिदकर्ता को प्रारंभिक सफलता मिलती तो कराहते और एक सुखद अंत के लिए देवताओं से हार्दिक प्रार्थना करते थे। जिस दिन कहानी समाप्त होती पूरी सभा गर्भगृह में जाती, यानी कि मंदिर के अंदर जाती और देवी के सामने साष्टांग प्रणाम करती थी। ठीक है, जब तक अगला चांद पहाड़ी के ऊपर झांकता, नम्बी दूसरी कहानी के साथ तैयार होता था। यानी कि जब अगला पक्ष चलता है, शुक्ल पक्ष, तो फिर से चांद जब पहाड़ी के ऊपर झांकता तो नम्बी दूसरी कहानी के साथ तैयार होता था। उसने कभी एक ही तरह की कहानी नहीं दोहराई, यानी कि दोबारा वही कहानी को रिपीट
नहीं किया। यह एक तरह के व्यक्तियों को नहीं लाया और गांव के लोग नंबी को एक चमत्कार मानते थे। उसके बुद्धिमानी भरे शब्दों को उद्धृत करते और कुल मिलाकर अपने स्वयं के एक उच्च स्तर पर जीते थे। हालांकि अन्य सभी मामलों में उसका जीवन कठिन और नीरस था और फिर भी सालों साल चलता रहा। एक दिन उसने पेड़ के आले में दिया जलाया, दर्शक आए, बूढ़े ने अपनी सीट ली और कहानी शुरू की। जब राजा विक्रमादित्य जीवित थे, उनके मंत्री थे, वह रुक गया। यानी कि इतना बोला कि राजा विक्रमादित्य जीवित थे, उनके मंत्री थे, यहीं पे इतना बोला, उसके बाद रुक गया। वह इससे आगे नहीं बढ़ सका। उसने नई शुरुआत की। वहाँ राजा था, उसने कहा, इसे दोहराया और फिर उसके शब्द एक अस्पष्ट बुदबुदाहट में खो गए। मुझे क्या हो गया है, उसने कहा। उसने करुणापूर्ण पूछा, ओह माँ, महान माँ, मैं क्यों लड़खड़ा और हकला रहा हूँ? मुझे कहानी पता है। एक पल पहले यह मेरे पास बुरी थी या किसके बारे में थी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? वह लड़खड़ाया और इतनी दुखी दिखा कि उसके दर्शकों ने कहा, अपना समय लें, शायद आप थक गए हैं। वह यानी कि चिल्लाया, कहा कि चुप रहो, क्या मैं थका हुआ हूँ? एक पल इंतज़ार करो, मैं तुम्हें अभी कहानी सुनाऊंगा। इसके बाद सन्नाटा छा गया। उत्सुक चेहरे उसकी ओर देखने लगे। सभी मेरी तरफ मत देखो, वह भड़क उठा। किसी ने उसे एक गिलास दूध दिया। दर्शक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे और एक यह नया अनुभव था। कुछ लोगों ने अपनी सहानुभूति प्रकट की, कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। भीड़ के बाहरी किनारे पर बैठे लोग चुपचाप खिसक गए। धीरे धीरे आधी रात के करीब आते आते अन्य लोग भी इस उदाहरण का अनुसरण करने लगे। नंबी जमीन की ओर ताकता रहा। उसका सिर सोच में झुका हुआ था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा हो गया है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा हो गया। उसे लगा कि अब वह कभी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा या उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाएगा। उसने ऊपर देखा। उसका दोस्त लोहार मारी को छोड़कर हर कोई चला गया था। उसका दोस्त कौन था? लोहार था। उसका क्या नाम था? मारी था। क्या नाम था? मारी था। छोड़कर चला गया। मारी, तुम भी क्यों नहीं गए? वह पूछता है मारी से कि तुम अभी क्यों नहीं गए? नंबी उठा, तुम सही हो। मारी ने बाकियों की तरफ से माफ़ी मांगी और वे आपको थकाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे चले गए। फिर नंबी उठा, तुम सही हो, कल मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। उम्र उम्र मेरी उम्र क्या है? यह अचानक आ गई है। उसने अपने सिर की ओर इशारा किया और कहा, यह कहता है कि बूढ़े मूर्ख, मत सोचो कि मैं अब तुम्हारा सेवक रहूँगा। तुम इसके बाद मेरे सेवक रहोगे। यह अवज्ञाकारी और विश्वासघाती है। वह अगले दिन दिया जलाया। भीड़ निष्ठापूर्वक बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गई। नंबी ने पूरा दिन ध्यान में बिताया था। वह देवी से प्रार्थना कर रहा था कि वह उसे न छोड़ें। उसने कहानी शुरू की। वह बिना रुके 1 घंटे तक बोलता रहा। उसे बहुत राहत महसूस हुई, इतनी कि उसने अपनी कहानी को बीच में रोककर कहा, ओह दोस्तों, माँ हमेशा दयालु होती है। मैं एक मूर्खतापूर्ण डर से घिर गया था और कहानी जारी रखी। कुछ ही मिनटों में उसने खुद को खाली महसूस किया। उसने कड़ा संघर्ष किया और फिर क्या हुआ? वह हकलाया,
1 घंटे का सन्नाटा छा गया। दर्शक बिना एक शब्द बोले उठे और चले गए अपने घर की तरफ। बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठकर सुबह तक सोचते रहा कि मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। उसने खुद से बड़बड़ाया, क्या वे यहाँ बैठ सकते हैं और पूरी रात शोक मना सकते हैं? 2 दिन बाद उसने कहानी की और एक किस्त और कहानी की दी और वह केवल कुछ मिनटों तक चली। भीड़ कम होने लगी। कम लोगों ने आले के दिए पर ध्यान देना शुरू किया, यहाँ तक कि यह केवल कर्तव्य की भावना से आए थे। नंबी को एहसास हुआ कि संघर्ष को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वह कहानी को एक त्वरित और समय से पहले अंत पर ले आया। वह जानता था कि क्या हो रहा है। वह अपनी विफलता के विचारों से व्याकुल था। उसने खुद से कहा, अगर मैं सालों पहले मर गया होता तो मैं आज ज़्यादा खुशी होता। माँ, तुमने मुझे गूंगा क्यों नहीं बना दिया? उसने खुद को गर्भगृह में बंद कर लिया, मुश्किल से कुछ खाया और दिन का अधिकांश समय ध्यान में स्थिर बैठकर बिताया। अगला चांद पहाड़ी के ऊपर दिखाई दिया। नंबी ने आले में फिर से दिया जलाया। गांव वालों ने घर लौटते समय दिया देखा, लेकिन रात में केवल मुट्ठी भर के लोग आए। यानी कि अब उसकी कहानियों में वह जादू नहीं रह गया। बाकी कहाँ हैं? बूढ़े ने पूछा। यानी कि नंबी ने कहा कि बाकी कहाँ हैं और लोग? हमें इंतज़ार करना चाहिए। उसने इंतज़ार किया। चांद ऊपर आ गया। उसके मुट्ठी भर दर्शकों ने धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया और फिर बूढ़े ने कहा, मैं आज कहानी नहीं सुनाऊंगा और ना ही कल, जब तक कि पूरा गांव यहाँ ना आ जाए। ठीक है, मैं आज भी कहानी नहीं सुनाऊंगा, कल भी नहीं सुनाऊंगा, जब तक पूरा गांव यहाँ ना आ जाए। मैं इस पर जोर देता हूँ, यह एक महान कहानी है, इसे हर किसी को सुनना चाहिए। अगले दिन वह गांव में जो गली है उसके ऊपर नीचे चिल्लाता रहा, मुझे आज रात सुनाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। सभी आओ और इसे मत चूकना। यह व्यक्तिगत अपील का बहुत प्रभाव पड़ा। रात में बरगद के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई। वे खुश थे कि कहानीकार ने अपनी शक्तियाँ वापस पा ली हैं। नंबी मंदिर से बाहर आया। जब सब बस गए और कहा, माँ ही है जो उपहार देती है और वही वह उपहार लेती है। नंबी एक सठियाया हुआ व्यक्ति है। जब वह बोलता है तो माँ के पास कहने को कुछ होता है, जब माँ के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो वह गूंगा हो जाता है। लेकिन उस चमेली का क्या फ़ायदा जिसकी खुशबू चली गई हो? उस दिए का क्या काम जब सारा तेल खत्म हो गया हो? यह देवी का धन्यवाद वह करता है। ठीक है, उसके बाद इस धरती पर ये मेरे आखिरी शब्द हैं और यह मेरी कहानी है। वह उठा और गर्भगृह में चला गया, यानी कि मंदिर के अंदर चला गया। उसके दर्शकों को मुश्किल से समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। वे वहाँ तब तक बैठे रहे जब तक थक नहीं गए और फिर उसने उनमें से कुछ उठे और गर्भगृह में कदम रखा और वहीं कहानीकार आंखें बंद करके बैठा था। क्या आप हमें कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। दर्शकों ने पूछा। उसने अपनी आंखें खोली, उन्हें देखा और अपना सिर हिलाया। उसने इशारे से संकेत किया कि उसने अपने आखिरी शब्द अब बोल दिए हैं। जब उसे भूख लगती तो वह किसी भी झोपड़ी में चला जाता और चुपचाप भोजन के लिए बैठ जाता, खाना खा के चला आता। इसके अलावा उसने अपने सभी साथी मनुष्य से शायद ही कुछ मांगने की ज़रूरत थी।
उसका शेष जीवन एक महान पूर्ण मौन था। वह कुछ वर्षों तक और जीवित रहा। यह कहानी यहीं पर संपन्न हो जाती है, जो कि R.K. नारायणन द्वारा लिखी गई है शॉर्ट स्टोरी। यह जहाँ भी उपयोगी हो यह कहानी, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। टेलीग्राम पर यह PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड करके इस कहानी को आप अंग्रेजी में एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर हिंदी का ट्रांसलेशन जो इस वीडियो में हमने बताया है, आप इसको कवर कर लीजिएगा। फिर आपको हम बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे।